So hey guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope you guys are doing really good. Thank you so much for tuning in once again to the Spiritless. लेकिन आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है. It's not going to be our normal reaction video जहाँ पे हम लोग रिएक्ट करते हैं पैरानॉर्मल वीडियोस पे और क्रीपी वीडियोस पे, अनएक्सप्लेनेबल चीज़ों पे. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल इंसिडेंट की, जो कि हुआ था हमारे इसी देश में, इंडिया में. मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई तो मुझे लगा आप लोग को भी पसंद आएगी. अगर आप लोग सुनना चाहते हो और स्टोरीज मेरी इसी आवाज़ में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स गो. तो ये कहानी शुरू होती है जयपुर से, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार होता है 3 लोगों का. वाइफ जिसका नाम होता है रजनी, उसका हस्बैंड जिसका नाम होता है नीरव, और बेटा विक्की. और कुछ समय के बाद रजनी नीरव से कहीं बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से नीरव समय नहीं निकाल पा रहा होता. आखिरकार 1 महीने तक बोलने के बाद नीरव समय निकालता है और तीनों लोग प्लान बनाते हैं पुष्कर जी जाने का. 8:15 बजे की बस होती है पुष्कर जी के लिए. 7:30 बजे तक सब लोग तैयार होकर बस स्टॉप के लिए निकलते हैं. 8:15 बजे वहां पहुंचकर बस को बोर्ड करते हैं और बस में चढ़ते ही रजनी को एहसास होता है कि बस में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि उसे उस बात का कुछ पता नहीं था कि ख्वाजा जी का उर्स है, जिस वजह से बस में बहुत भीड़ होने वाली है. और इस भीड़ की वजह से बस में बहुत गर्मी होती है. विकी की तो हालत ही ख़राब होती है इस गर्मी की वजह से. और उस रूट पर कोई भी एसी बसेस नहीं होती हैं, तो ये एक मात्र जरिया होता है वहां तक पहुंचने का. बस अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है और लगभग 11 बजे अजमेर पहुंचती है. अजमेर में उतरकर रजनी, नीरव और विकी किसी ऑटो की तलाश करते हैं. कुछ मिनट तक देखने के बाद एक ऑटो वाला मिलता है, जिससे कि वो पूछते हैं कि क्या कोई रहने की जगह मिल सकती है रात भर के लिए. तो ऑटो वाला उनको बताता है कि ख्वाजा जी की उर्स की वजह से सारे ही होटल्स, रिजॉर्ट्स सब बुक हैं, तो इस समय जगह मिलना तो बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर भी उस ऑटो वाले से बार बार पूछने के बाद वो कहता है कि एक धर्मशाला है जहां पे आप रुक सकते हैं. लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वो उस धर्मशाला पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर मैनेजर से बात करते हैं. तो मैनेजर उन्हें बताता है कि सिर्फ एक ही रूम खाली है और उस रूम का नंबर होता है 7. थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद मैनेजर उन्हें रूम दिखाता है. एक नॉर्मल सा रूम होता है जिसमें 2 बेड होते हैं, ऊपर एक नॉर्मल सा पंखा होता है. रजनी पूरे रूम को आराम से देखती है और सारा सामान रखकर विकी एक बेड पे जाके बैठ जाता है. विकी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो वो थोड़ी देर में सो जाता है और रजनी भी बेड पे आराम से बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेती है. थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद रजनी को एहसास होता है कि रूम के पीछे की तरफ एक और दरवाज़ा है, जो कि शायद बगल वाले रूम में खुलता है. लेकिन उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है. रजनी उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और आराम से विकी के बगल वाले बेड पर लेट जाती है. इतनी देर में नीरव भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके रूम में आ जाते हैं और रूम को बंद करके वो भी चैन की सांस लेते हैं. थोड़ी देर में कमरे का माहौल बहुत ही शांत हो जाता है. विकी सो चुका होता है, नीरव भी आंखें बंद करके लेटे होते हैं और उन्हीं के साथ रजनी भी. कुछ देर तक लेटे रहने के बाद रजनी को एहसास होता है कि उसको उसके गले पर कुछ ठंड सी फील हो रही है. तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो और उसकी ठंडी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पे उसे महसूस हो रही हो. एक घबराहट के साथ रजनी उठती है तो देखती है कि वहां पे कोई भी नहीं है. रूम में बहुत ही अंधेरा होता है, तो ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा होता है. लेकिन फिर जब रजनी अपने सिरहाने की तरफ करवट लेती है तो उसे वहां एक चेहरा दिखाई देता है. उसे समझ में नहीं आता ये है क्या. चेहरे पर बहुत सारे कटे के निशान होते हैं
और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जो भी चीज होती है, उसके लंबे से हाथ, लंबे लंबे नाखून, फटा हुआ चेहरा, ये सब देखने के बाद भी रजनी कुछ बोल नहीं पाती है। और इससे पहले कि वो कुछ बोले, वो चीज अपने नाखून रजनी के पेट पे गड़ा देती है और रजनी के पेट से गरम गरम खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकलती है और वो जोर से बोलती है कि नीरव, मुझे इस चीज से बचा लो, ये मुझे मार देगा। नीरव भी झटके से उठ के उस चीज को देखते हैं और उन्हें भी कुछ तो दिखाई देता है, लेकिन वो समझ में नहीं पाते कि ये है क्या। वो जैसे ही उस चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो गायब हो जाती है। तो एक आश्चर्य के भाव से नीरव और रजनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नीरव रजनी से कहते हैं कि वहां पे कुछ तो था, मैंने देखा। और रजनी उससे कहती है कि उस चीज ने मेरा पेट फाड़ दिया है, मेरे पेट से बहुत खून निकल रहा है। इस चीज को देखकर नीरव भी बहुत डर जाते हैं और वो तुरंत बैग से पट्टी निकालकर रजनी के पेट पर बांध देते हैं। इतना करके वो रजनी को आराम से लेटने के लिए कहते हैं और बाहर जाकर मैनेजर से बात करने की कोशिश करते हैं। वो मैनेजर के गेट पे जाते हैं, बहुत सी आवाजें लगाते हैं, मैनेजर को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी निकलता नहीं है, कोई भी उतर नहीं देता। तो हार कर वो वापस आ जाते हैं रूम में और रजनी से कहते हैं कि शायद मैनेजर रूम में नहीं है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। यह बोलकर वो फिर से अपने बेड पर लेट जाते हैं। तभी रजनी की नजर विकी के बेड पे जाती है और वो देखती है कि विकी वहां पे नहीं है। विकी को वहां ना देखकर अब रजनी बहुत ज्यादा डर गई होती है और वो नीरव से कहती है कि नीरव, विकी कहां गया। नीरव भी देखते हैं कि पूरे कमरे में विकी कहीं भी नहीं है। तो नीरव बाहर जाते हैं उसे ढूंढने के लिए और रजनी को आराम से लेटने के लिए कहते हैं। अब तक इतना सब हो चुका था कि रजनी बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो बस आराम से लेट के इंतजार कर रही होती है कि नीरव विकी को लेके आए। थोड़ी देर बाद नीरव वापस आते हैं, लेकिन विकी नहीं होता है। वो रजनी से बोलते हैं कि विकी पूरे होटल में कहीं भी नहीं है और मैनेजर का भी पता नहीं है। यह बोलकर वो रजनी से कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, रात के 1:30 बज रहे हैं, अब हम सुबह ही कुछ करेंगे। और वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। यह सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता है रजनी को कि नीरव इतने आराम से कैसे सो सकते हैं जबकि उनका बेटा गायब है। लेकिन उसको इतना दर्द हो रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो भी बस बैठी रहती है। कुछ देर के बाद उसको नींद आने लगती है और वो आंखें बंद करके लेट जाती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसे फिर से उसी चेहरे का एहसास होता है। उसको लगता है कि वो वापस है इस कमरे में। वो आंखें खोल के देखती है तो वो चेहरा फिर से विकी के बिस्तर की तरफ खड़ा होता है। लेकिन इस बार रजनी उससे डरती नहीं है। रजनी उसकी तरफ बढ़ती है और उसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि कहां है मेरा विकी। इस बार पहली बार वो जो चीज होती है, उसके मुंह से कोई आवाज निकलती है। वो रजनी से कहता है कि छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो, मेरा गला छोड़ो। लेकिन रजनी उससे बार बार पूछती है कि कहां है मेरा विकी। कुछ देर के बाद जब रजनी अपनी आंखें खोल के देखती है ध्यान से, तो उसे समझ में आता है कि ये नीरव है। उसने नीरव का गला पकड़ रखा है और नीरव उससे कह रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। उसे जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो नीरव का गला छोड़ती है और उससे कहती है कि वो चीज अभी फिर यहीं थी।
तो नीरव उससे पूछते हैं, तुम क्या बात कर रही हो, किस चीज की बात कर रही हो तुम? तो रजनी उन्हें बताती है कि आपने भी तो उसे देखा था, आपने देखा कि कैसे उसने मेरा पेट फाड़ा। तो नीरव को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो रजनी से कहते हैं कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मैनेजर से बात करने। मैनेजर वॉशरूम में था तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया वापस आने में। मैं जब आया तो मैंने तुम्हारे लिए दूध तैयार किया और वो दूध थोड़ा सा तुम्हारे पेट पर गिर गया। मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं तुम क्या बड़बड़ाती जा रही हो। यह सब सुनकर रजनी को एहसास होता है कि क्या ये सब सपना था। लेकिन अगर ये सपना भी था तो उसे इतना सच क्यों लगा? वो नीरव से कहती है कि तुम भूल गए हो कि हमारा विक्की गायब है। तो नीरव विक्की के बेड की तरफ इशारा करते हुए उसको बोलते हैं कि विक्की तुम्हारे बगल में ही है, वो सो रहा है। जब रजनी विक्की के बेड की तरफ देखती है तो उसे समझ में आता है कि विक्की एक्चुअल में सो रहा है, वो कहीं भी नहीं गया। उस समय उसका डर काफी कम हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद वो एक सपना ही देख रही थी इस पूरे वक्त। नीरव जो दूध का गिलास लाए होते हैं वो रजनी को पीने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर सो जाओ। रजनी उसको मना कर देती है, कहती है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो नीरव उस ग्लास को एक टेबल के साइड पे रख देते हैं, लेकिन टेढ़ा रखने की वजह से वो ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। रजनी उन कांच के टुकड़ों को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो नीरव उनसे कहता है कि अभी मत करो, सुबह किसी को बुलाकर हम इसे करवा लेंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि विकी और नीरव के पैर में कांच गड़े, तो वो उन टुकड़ों को किनारे करने लगती है। मेज को उसके स्थान से हटाकर जब वो टुकड़ों को किनारे कर रही होती है तो उसे जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो उसको पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है कि इस कमरे में मत रुकना। उसे पढ़ते ही वो पूरा सपना फिर से रजनी की आंखों में आ जाता है और अब उसे लगता है कि नहीं, वो सपना नहीं था, वो कुछ और था। वो फिर से नीरव को बुलाती है और उसे दिखाती है कि क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद नीरव भी रजनी की बातों पे बिलीव करने लगता है। वो बाहर जाता है, मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर को रूम दिखाता है। मैनेजर सारी कहानी सुनने के बाद कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। मैंने यहां पर काम करना सिर्फ 2 महीने से शुरू किया है और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये सब बात चली रही होती है, उतनी देर में विक्की जोर से चिल्लाता है और रोते हुए रजनी की तरफ भागता है। रजनी के पास आकर विक्की कहता है कि मां, वो आदमी बहुत गंदा है, वो आपको ऊपर से नीचे फेंकने वाला था। विक्की की यह बात सुनकर मैनेजर, नीरव और रजनी तीनों को ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैनेजर ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और उनसे कहता है कि आप रात भर के लिए मेरे रूम में रुक जाइए, मैं आपके लिए सब अरेंज करा देता हूं और सुबह होते ही आप यहां से निकल जाइएगा। उस दिन की इस घटना के बाद, इस पूरे सपने या इस हादसे के बाद रजनी का विश्वास इन सब चीजों पे बढ़ जाता है और ये हादसा उसकी यादों में हमेशा के लिए रहेगा।